ऑन हो गया। सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जितने भी मित्र लाइव हुए हैं उनसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सभी लोग लाइव आ सके और क्लास को और रुचिकर इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्या भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें मैंने बात किया था कार्बोहाइड्रेट की बात किया था, प्रोटीन की बात किया था और कह सकते हैं आपके विटामिन की बात किया था। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कराते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए प्रोटीन जो है आपका कह सकते हैं खोज किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था। और इसका जो नाम है, इसका नाम किसने दिया, मूलर ने दिया। ठीक है, और जो प्रोटीन है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं क्या, जटिल कार्बनिक यौगिक। बात समझ में आया नहीं? ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या काम करता है। प्रोटीन हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग की तरह काम करता है। मतलब कहने का अर्थ क्या, हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है, हमारी हड्डियों का निर्माण करता है और हमको ऊर्जा देता है। और कोई भी कोशिका अगर टूट फूट जाती है तो उसका रिपेयर करने का काम भी करता है कौन, प्रोटीन। और प्रोटीन का जो आपके मुख्य स्रोत हैं, हमने बताया था क्या, आपके मशरूम और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एक सवाल भी बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर बात किया था प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो रोग होता है, एक क्वाशियोकर रोग होता है, एक मैरास्मस रोग होता है। जो क्वाशियोकर होता है यह 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, और जो मैरास्मस होता है यह आपके 1 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है, जो आपका क्वाशियोकर होता है ये सिर्फ क्या कहते हैं, प्रोटीन कमी से होता है। जो मैरास्मस होता है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। ठीक है, फिर मैंने देखा था क्या, विटामिन देखा था। विटामिन की खोज फंक ने 1912 में किया था। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन बी और सी है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो यहां तक हमने बात किया था। अब बात किया जाए कुल विटामिन की, अगर संख्या पूछा जाएगा तो 13 होते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। इसमें आपके कह सकते हैं विटामिन बी से 1 से लेके विटामिन B12 तक होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद किया था जो विटामिन है, हमको विटामिन का रासायनिक नाम जरूर याद करना होगा। रासायनिक नाम और रोग जरूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट किया जाए। हमने कल देखा था विटामिन। ठीक है, अब विटामिन हमने देखा था, उसका रासायनिक नाम, रोग और स्रोत की बात किए थे। अब चलिए उसके हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं, विटामिन को लेते हैं तो हम कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं विटामिन। विटामिन, ठीक है, इधर विटामिन ले लेते हैं, इसे लेते हैं क्या, रासायनिक स्रोत। कह सकते हैं आपके क्या, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक, रासायनिक नाम फिर लिखते हैं, फिर यहां लिखते हैं रोग, फिर लिखते हैं क्या, रोग। ठीक है, रोग के बाद फिर यहां लिखते हैं आपके स्रोत, फिर लिखते हैं क्या, रोग। ठीक, चलो कल हमने देखा था क्या, विटामिन ए, विटामिन ए देखा था। तो बात समझिएगा, जो विटामिन ए है, बात समझिएगा, जो विटामिन ए है यह एक ऐसा विटामिन है जो कह सकते हैं WBC की संख्या को बढ़ाता है। कहने का अर्थ यह है WBC अगर आपकी शरीर में बढ़ रहा है
WBC के जो कार्य होते हैं यह रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करता है। तो ठीक है, अगर विटामिन ए बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, WBC संख्या बढ़ रही है, इसलिए इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला विटामिन है। ठीक है, यह विटामिन अगर मात्रा में ज्यादा होगा तो आपको इन्फेक्शन भी कम होगा, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको बताया था क्या, रतौंधी या कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो गाजर होता है, पालक होता है, पपीता होता है। ठीक है, तो इसके आपके मुख्य स्रोत हैं। तो विटामिन ए देखा था, फिर बात किया विटामिन जो डी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी एक ऐसा मात्र विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इसलिए इस विटामिन को संश्लेषित विटामिन कहते हैं। देखिएगा, जब सूर्य की रोशनी में विटामिन डी नहीं होता, सूर्य की रोशनी जब आपकी त्वचा पर पड़ती है तब जाके इस विटामिन का निर्माण होता है, इसलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह विटामिन क्या काम करता है, यह विटामिन आपके शरीर में आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। कैसे, क्योंकि यह विटामिन एक आपकी ग्रंथि होती है गर्दन में जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, और जब पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, इसका काम क्या होता है, इसका काम कैल्शियम स्तर को बढ़ाना। तो क्या करेगा, हड्डियों में कैल्शियम स्तर को बढ़ाएगा जिससे हड्डियां क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आए। अगर स्रोत की बात किया जाए तो आपके क्या हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। अगर रोग की बात किया जाए, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, अगर बात किया जाए वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, यहां हमने कल बात किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई, चले विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, और बात समझिएगा, यह विटामिन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य है मेल में स्पर्म को बढ़ाना, मेल में स्पर्म को बढ़ाना। मतलब कह सकते हैं आपके कह सकते जो मेल होते हैं उसमें शुक्राणुओं को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, ये है आपके विटामिन ई। ठीक है, और कह सकते हैं फीमेल में क्या काम करते हैं, फीमेल में ओवम को बढ़ाते हैं, अंडे को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो जो आपके मेल हैं वह मेल कैसे हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ठीक है, नपुंसक हो जाएंगे, और जो फीमेल है वह क्या हो जाएगी, बाजपन का शिकार हो जाएगी। इतनी बात समझ में आया नहीं। ठीक है, और ये विटामिन क्या काम करता है, और यह विटामिन आपकी त्वचा को निखारता है, आपकी त्वचा में ग्लो लाता है, इसलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है किसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन आपके ई है, तो त्वचा को निखारता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये आपके स्पर्म को भी बढ़ाता है, इसलिए कह सकते हैं आपके स्पर्म को बढ़ा रहा है और फीमेल ओवम को बढ़ा रहा है, जिससे क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नपुंसक आपके मेल में और फीमेल क्या हो जाएगा, बाजपन। तो इतनी बात समझ में आया नहीं। ठीक है, अब बात किया जाए जो विटामिन ई है, इसका मुख्य स्रोत अंकुरित अनाज में क्या होता है,
अंकुरित अनाज में इस विटामिन के स्रोत होता है। तो चलिए लिखिएगा, जैसे क्या अंकुरित अनाज, जैसे आपका चना हो गया, बटर हो गया, तो अगर अंकुरित हैं तो इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, विटामिन ई होते हैं, और विटामिन ई का कैप्सूल भी आता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, तो जितने भी मित्र एक बार लाइव हुए हैं, इसको एक बार, इस सेशन को एक बार शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग लाइव आ सके और क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आपके विटामिन सी की बात किया जाए। विटामिन सी, विटामिन सी, चलो विटामिन सी की बात किया जाए। जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और बात समझिएगा, जो विटामिन सी है, विटामिन सी है, यह आपसे प्रश्न बढ़ा जाएगा, विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी जो है आपके कैंसर, कैंसर को नष्ट करता है, कैंसर को नष्ट करता है। कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उसका नाम है क्या? कार्सिनोजेन। तो क्या करता है? कार्सिनोजेन, मतलब अगर कोशिकाएं में क्या करते हैं, अगर कोशिकाएं बढ़ रही कैंसर वाली तो उसको भी नष्ट करने का काम भी करता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, तो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक, और क्या काम करता है? और क्या काम करता है? इसका काम और भी होता है। अगर आपके शरीर में प्रतिऑक्सी कारक, मतलब कहने का अर्थ यह है, अगर आपके शरीर अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ को भी रिमूव करने का काम यही करता है। इसलिए इसे बोलते हैं क्या? प्रतिऑक्सी कारक विटामिन भी बोलते हैं। प्रति ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक विटामिन भी बोलते हैं। इसे प्रतिऑक्सी कारक विटामिन भी बोलते हैं। तो बात समझ में आया नहीं? इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट होती हैं, प्रतिऑक्सी कारक विटामिन भी बोलते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे एक रोग होगा जिसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम होगा? स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में मसूड़े जो होते हैं आपके, वो मसूड़े आपके क्या होते हैं? मसूड़ों से ब्लड आते हैं स्कर्वी रोग में। तो मसूड़ों से क्या होता है? रक्त आता है, मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़ों से क्या आता है? रक्त आता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए स्रोत, अगर बात किया जाए जो स्रोत है, इसका जो स्रोत है बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में यह पाया जाता है। कह सकते हैं खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा खट्टे फल जैसे आपके आंवला में, संतरा में, नींबू में, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में आपके क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए, इसकी साइड लीजिएगा, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं आपकी क्या, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रसायन नाम बताइएगा। विटामिन के का रसायन नाम बताइए। नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। अब विटामिन अगर के की कमी हो जाएगा तो अब क्या होगा, जो आपका रक्त का जो थक्का है वह देरी से जमेगा। तो कह सकते रोग में क्या होगा, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, थक्का देरी से जमेगा, रक्त का थक्का देरी से जमेगा, रक्त का थक्का देरी से जमेगा। अगर बात किया जाए विटामिन के का जो स्रोत है क्या है, विटामिन के का जो स्रोत है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पालक, दूध के उत्पाद, दूध के उत्पाद। ठीक है, तो यह है आपका क्या, विटामिन की। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो अगर आपका जो ब्लड है, रक्त है, वह 2 से 3 मिनट जमना चाहिए, लेकिन अब वह 2 से 3 मिनट नहीं, आपके 6 से 7 मिनट क्या होगा, वो ब्लड जमेगा। तो बात समझ में आया नहीं? तो अगर आपके शरीर विटामिन की कमी हो जाता है, एक रोग होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, ये विटामिन के का निर्माण नहीं हो पाता, और जिसके कारण क्या होता है, अगर एक बार हीमोफीलिया रोग के व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसका रक्त लगातार सिक्रीशन होता है, बंद नहीं होता है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और रानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया रोग देखा गया था, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने यहां तक बात किया था। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके विटामिन B1 B2 इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या नाम है, थायमीन है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और कह सकते हैं आपके विटामिन B1 की कमी से क्या होते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होते हैं। ठीक है, बेरी-बेरी रोग। अब बेरी-बेरी रोग में क्या होते हैं, अगर जिस क्षेत्र में जो चावल होते हैं या अनाज होते हैं, अगर उनका ज्यादा मात्रा में अगर पॉलिश किया हुआ खाते हैं तो क्या होता है, अधिकतर वहां पे बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो बेरी बेरी रोग है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो आपकी मांसपेशियां होती अकड़ जाती हैं, और कह सकते हैं आपकी जो तंत्रिका तंत्र होती है वह प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होती है, प्रभावित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बेरी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। सोर्स की बात किया जाए, बिना पॉलिश किए हुए अनाज, बिना पॉलिश किए हुए अनाज, पॉलिश किए हुए अनाज, बिना पॉलिश किए हुए अनाज। ठीक है, बिना पॉलिश किए हुए अनाज। ठीक, चलिए फिर बात किया जाए विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 की कमी से क्या होगा, तो देखिएगा विटामिन B2 की कमी होगा तो आपके जो होंठ होते हैं, त्वचा होती है, वो फटती हैं। तो हम कह सकते हैं जो होंठ और त्वचा फटती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपको ब्लस्टर रोग हो सकता है। ब्लस्टर रोग क्या है, ब्लस्टर रोग मतलब क्या, जिसे कहते हैं मुंह में छाले होना, मुंह में छाले होना। ठीक है,
मुंह में छाले होना, ठीक है। तो आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अगर बात किया जाए स्रोत क्या है इसके, तो दूध व दूध के बने उत्पाद, दूध व दूध के बने उत्पाद, ठीक है। दूध व दूध के बने उत्पाद। चलिए इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B3 की, विटामिन B3 की, ठीक। विटामिन B3, विटामिन B3 का जो रसायन नाम होता है क्या बताइएगा? विटामिन B3 का रसायन नाम क्या होता है बताइए? निकोटिक अम्ल, ठीक है, निकोटिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, या हम कह सकते हैं नियासिन भी बोलते हैं, आपके नियासिन भी बोलते हैं, ठीक। फिर बात किया जाए इसका, बताइएगा इसका रोग बताइएगा। विटामिन अगर B3 रोग हो जाएगा, B3 से कौन सा रोग होगा? तो देखिएगा विटामिन B3 एक रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, और इसमें क्या होता है, पेलाग्रा रोग में क्या होता है, मानसिक विकार हो जाता है, मानसिक विकार हो जाता है। जैसे देखिएगा इसमें विकार, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अगर उसमें विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो जो बच्चा होगा उसको सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाएगी, सोचने समझने की जो क्षमता हो जाएगी वो कम हो जाएगी, मंद बुद्धि का हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, पेलाग्रा रोग। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका जो स्रोत है, जो स्रोत होता है बताइए क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। फिर बात करते हैं विटामिन B4, बताइए विटामिन B4 का रसायन नाम? विटामिन B4 का रसायन नाम नहीं होता, विटामिन B4 नहीं होता है, बल्कि विटामिन B5 होता है। विटामिन B5 होता है, इसका रसायन नाम पेंटोथेनोइक अम्ल, पेंटोथेनोइक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनोइक अम्ल। अगर बात किया जाए इसकी कमी से क्या होगा बताइए? विटामिन B आपके 5 से कमी से क्या होता है, बाल झड़ना, ठीक है, बाल झड़ना, बाल झड़ना। और क्या हो सकते हैं, बाल झड़ते हैं, और क्या हो सकते हैं, बाल झड़ते हैं, और कह सकते हैं आपके क्या, डिप्रेशन, तनाव होता, मानसिक तनाव होता है, ठीक है, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो हार्मोनल्स होते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, मतलब हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल पाते हैं। किसमें? विटामिन B5। तो बाल झड़ते हैं, ठीक है, और आपके कह सकते हैं तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, विटामिन B5। और इसमें क्या है आपके कह सकते हैं, इसमें गेहूं का आटा, स्रोत में गेहूं का आटा, गेहूं का आटा लेना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, आपके अंकुरित अनाज लेने चाहिए, अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज, ठीक, ये आपके मुख्य स्रोत है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग एक बार। चलिए तो विटामिन B5 देखा। बात करते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब बात किया जाए जो विटामिन B6 है, विटामिन B6 है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया को ही बोलते हैं क्या, अरक्तता,
रक्तता या अल्पता रोग भी बीमारी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए जितने भी लाइव हुए बस शेयर करिएगा इसको, ठीक। तो अगर बात की जाए स्रोत है, स्रोत में आपका कह सकते हैं आपके चुकंदर, और क्या हो सकते हैं आपके जितने भी खाद्य सामग्रियां जो ब्लड्स को बढ़ाती हैं उन सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिएगा एक चीज आपको बता देते हैं, 3 विटामिन ऐसे हैं जो आपके रक्त को बढ़ाते हैं। एक विटामिन B6 है, एक विटामिन B9 है और एक विटामिन B12 है। अगर पूछा जाए कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो रक्त को बढ़ाते हैं तो हम कह सकते हैं रक्त को 3 विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। अगर इनमें से पूछा जाए सबसे अधिक ब्लड का निर्माण कौन सा विटामिन करता है तो विटामिन B9 करता है, जिसका नाम है क्या, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं जितने भी आपके कह सकते हैं जो आपके ब्लड को बढ़ाते हैं वो सभी आपके इसमें स्रोत में आ जाएंगे, ठीक। अगर बात किया जाए विटामिन B7 की बात किया जाए, विटामिन जो B7 है इसका रासायनिक नाम बताइएगा, इसका रासायनिक नाम बताइएगा सभी लोग, क्या है, बायोटीन है, बायोटीन है। और इसे विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन H कई बार एग्जाम में पढ़ता है। विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन H विटामिन B7 को कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होते हैं, इसकी कमी से बाल सफेद होते हैं और बाल झड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं बाल सफेद होते हैं, बाल सफेद होते हैं और बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, ठीक। अगर बात किया जाए इनके स्रोत की, सबसे बेस्ट इसका जो स्रोत है ग्रीन टी, हरी पत्तेदार चाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी में सर्वाधिक क्या होता है, ग्रीन टी में आपके सर्वाधिक आपके कह सकते विटामिन सी होता है, विटामिन 7 होता है जो आपके बाल को झड़ने से या बाल को सफेद होने से रोकता है। और आपके इसके जो मुख्य स्रोत हैं इसके अलावा आपके आंवला है, आंवला है, पपीता है, ठीक है, और अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज है, ठीक। तो ये आपके विटामिन B7, विटामिन B7 है। सुष्मिता पुष्काकर, ठीक है, गुड इवनिंग। तो बात समझिएगा, हमने क्या बताया, विटामिन जो B7 है, विटामिन B7 जो मुख्य स्रोत है ग्रीन टी है और आंवला, पपीता और अंकुरित अनाज है, ठीक है। चलिए इसको इसकी शर्ट लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया होगा। विटामिन B9, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B7 देखा, विटामिन 8 नहीं होता, विटामिन B9 होता है, विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक। देखिएगा जो विटामिन B9 है, विटामिन B9 इसे आयरन की गोली भी बोलते हैं, जिसे आयरन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी वुमेन के समय यह विटामिन B9 दिया जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, आयरन की गोली। और आयरन की गोली में उसमें सर्वाधिक विटामिन B9 होता है। तो ये जो विटामिन B9 है क्या काम करता है, विटामिन B9 प्रेगनेंसी वुमेन के समय जो बच्चे होते हैं उनके विकास में सहायक होता है, उनके विकास में सहायक होता है। अगर विटामिन B9 अगर प्रेगनेंसी समय बच्चों में अगर कमी हो जाएगी तो जो बच्चे का
बच्चे का या तो हाथ पैर पूर्णतः विकसित नहीं होगा, या तो आपके मांसपेशी, आपके कह सकते हैं आपके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। तो इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं क्या विटामिन B9 का उपयोग करिए आप लोग, ठीक है। तो विटामिन B9 की अगर कमी हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रक्त को बढ़ाता है, ये भी रक्त को क्या बढ़ाता है, एनीमिया, ठीक है। और इसका भी जो स्रोत है, इसका भी जो स्रोत है, तो जितने भी खाद्य सामग्रियां आपके रक्त को बढ़ाती हैं वह सभी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बात किया जाए विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा, कमेंट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसमें देखिएगा साइनोकोबाल मतलब क्या है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जा रहा है। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, बताइएगा वह कौन सा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है? वह है आपके विटामिन B12 है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन जो B12 है, विटामिन B जो 12 है, इससे भी क्या होता है, ये भी रक्त को बढ़ाता है, आपके ब्लड में रक्त को बढ़ाता है। इससे भी क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। और इसका जो स्रोत है, जो खाद्य सामग्रियां ब्लड को बढ़ाती हैं वह सभी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, विटामिन B देखा मैंने, विटामिन आपके जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, तो आपके सारे विटामिन देख लिए। अब कुछ प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताइएगा कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक है? सभी लोग कमेंट करिएगा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है, बताइए। तो देखिएगा विटामिन C है जो घाव को भरने में सहायक होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा जाए, बताइएगा विटामिन C, ठीक है, बताइएगा किस सामग्री को, कौन से भोज्य पदार्थ सामग्री को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण आहार कहा जाता है? बताइएगा किससे संपूर्ण आहार कहा जाता है? तो देखिएगा संपूर्ण जो आहार है दूध को नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दूध है उसमें विटामिन C की अनुपस्थिति होता है, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहा जाता। संपूर्ण आहार केला को कहा जाता है, बनाना को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। और इसमें बस अंतर क्या होता है, इसमें सिर्फ कैल्शियम स्तर की कमी होती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या किया जाए, अगर केला अगर दूध को मिक्स कर दिया जाए तो ये आपके पूर्णतः संपूर्ण आहार माने जाएंगे, ठीक है। तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सारे चीज आपके केले और दूध में क्या होते हैं, प्रॉपर मात्रा में होते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा जितने भी आपके गाय भैंस बकरियां होती है इसमें विटामिन C नहीं होता, लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में विटामिन C होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऊँटनी। ऊँटनी में विटामिन C होता है। तो जैसे ही ऊँटनी क्या करता है, उसके मिल्क बाहर निकलते हैं तुरंत ही जम जाते हैं, ठीक है। तो ऊँटनी के दूध में क्या होता है, विटामिन C होता है। चलिए तो इतनी बात समझ में आया नहीं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर बात करते हैं वसा की, वसा की बात किया जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वसा स्टार्ट करते हैं, फैट्स। चलिए वसा समझिएगा, फैट समझिएगा। वसा एक क्या काम करता है, वसा भी ऊर्जा देता है, वसा भी क्या करता है, ऊर्जा देता है। देखिएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, इनके साथ साथ वसा भी देता है। लेकिन वसा खास बात क्या होती है, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे के समाप्त हो जाते हैं उसके बाद वसा ऊर्जा देता है, इसलिए इसे आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। कौन? वसा, आंतरिक ऊर्जा।
आंतरिक ऊर्जा मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में जिस प्रकार से देखिए मोबाइल की क्या होती है, इंटरनल बैटरी होती है। जब बाहर की बैटरी समाप्त हो जाती है तो इंटरनल बैटरी काम करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऊर्जा देखिए समाप्त हो जाती है तो लास्ट में ऊर्जा देने का काम कौन करता है? वसा करता है। इतनी बात समझ आया नहीं? ठीक है, अब हम बात किया जाए वसा जो है आपको क्या करता है? ऊर्जा देने का प्रयास करता है। अब बात किया जाए वसा के प्रकार, ठीक है, तो देखिएगा हम लोग बात किया जाए वसा के प्रकार। तो वसा के दो प्रकार हैं, एक संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। ठीक, एक संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा को जंतु वसा भी कहते हैं। इसे बोलते हैं क्या? जंतु वसा। क्यों? क्योंकि यह वसा आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? जंतु वसा मानव के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो कह सकते हैं मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। और बात समझिएगा, जो संतृप्त वसा जैसे आपके कह सकते हैं घी हो गया, मांस हो गया, चर्बी हो गया, ठीक है। अगर इनका सेवन करते हैं तो ये वसा क्या करते हैं? स्टोर हो जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? अगर ये वसा स्टोर हो जाएंगे तो आपकी एक धमनी होता है, कोरोनरी धमनी। वह धमनी जो आपके कह सकते हैं हृदय को रक्त पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी। तो देखिएगा, एक समझिएगा, जैसे ये आपका हार्ट है, हार्ट को क्या करता है? हार्ट को ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, पंप कर रहा है। और यहाँ पे एक धमनी है जो हृदय को रक्त ले जा रही है, जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। अब इसी धमनियों में क्या होता है? वसा का स्टोर हो जाता है, संग्रह हो जाता है, जिसके कारण इस हृदय को क्या होता है? प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, और जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यही प्रॉब्लम होती है क्या? हृदय को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह आपके कह सकते हैं संतृप्त वसा होता है। अगर संतृप्त वसा का सेवन करेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, मछली के भी जो आपके मांस होते हुए ये आपके कह सकते हैं जंतु वसा है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये आपके लाभदायक होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं अपवाद है, इसका अपवाद है मछली, ठीक है। जो मछली होता है ये आपके कह सकते हैं जंतु वसा है, लेकिन ये आपके लिए लाभदायक होता है। चलिए इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आपके असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। देखिएगा, असंतृप्त वसा को बोलते हैं क्या? वनस्पति वसा। इसे क्या बोलते हैं? वनस्पति वसा, ठीक है। वनस्पति वसा बोलते हैं क्यों? क्योंकि वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए से बोलते हैं क्या? वनस्पति वसा। और ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभप्रद होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद, जैसे देखिएगा सूरजमुखी का तेल, ठीक है।
सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल। और बात समझिएगा, लेकिन एक ऐसा तेल है, एक ऑयल है जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, नारियल का तेल, नारियल का तेल, ये आपका अपवाद है। नारियल का तेल, नारियल का तेल, ठीक, ये आपके लिए अपवाद है। नारियल का तेल क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक। चलिए इसको नोट करिएगा। ठीक, नोट करिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं आपके वसा के कार्य, वसा के कार्य। वसा के कार्य, तो बताइएगा वसा के कार्य क्या हो सकते हैं। वसा के कार्य, ठीक है, तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या करता है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर, यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे जमा होकर, यह त्वचा के नीचे जमा होकर क्या काम करता है, उष्मा को रोकता है। किसको रोकता है, शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता, शरीर के ताप को, शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता, बाहर नहीं जाने देता, ठीक, शरीर के ताप को बाहर जाने नहीं देता। चलिए, और कह सकते हैं आपके यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। तो अगर आपके पास वसा है, फैट्स आपके हैं प्रॉपर मात्रा में, तो आपको जल्दी चोट नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बोला है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता। तो जैसे देखिएगा, जो जीव ठंड प्रदेशों में रहते हैं, जो जीव क्या करते हैं, ठंड प्रदेशों में रहते हैं, वह जीव क्या काम करते हैं, उनकी त्वचा के नीचे वसा जमा हो जाता है। उनकी त्वचा क्या होती है, काफी मोटी होती है, और मोटी होने के कारण क्या होती है, उसको जल्दी ठंडी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि यह जो वसा होता है उनके त्वचा में नीचे जमा होकर उनके अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण गर्मी हमेशा बनी रहती है और उनको ठंड नहीं लगता। बात समझ में आया नहीं, ठीक है। तो हमने देखा क्या, अपने भोजन स्वास्थ्य जो आपके स्वच्छता जो टॉपिक है, आपका चैप्टर है, हमने इसको देखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के माध्यम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या बना, पीडीएफ बना रहेगा, आंसर दीजिएगा, आप लोग प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चंद लाइन से हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो कुछ चंद लाइन है इसके लिए, ग्लूकोज से तेरी मीठी मीठी बातें हैं, ग्लूकोज से तेरी मीठी मीठी बातें हैं, एल्कोहल से तेरी अदाएं हैं, ग्लूकोज से तेरी मीठी मीठी बातें हैं, एल्कोहल से तेरी अदाएं हैं,
तो लाइकेन सी हो गई है जिंदगी हमारी, लाइकेन सी हो गई है जिंदगी हमारी, सवाल और कवक जैसी वफाएं हैं, सवाल और कवक जैसी वफाएं। तो चलिए आपका जो लाइव सेक्शन है, आपका जो भोजन स्वास्थ्य जो चैप्टर है, हमने क्या किया इसको देख लिया। अब हम लोग एक नए टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है क्या, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग नए सेक्शन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नए सेक्शन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। चलिए तो चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, जो लोग लाइव हुए हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा, जैव विविधता आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको प्रश्न में, चाहे टेट सुपर टेट जो भी क्लास दीजिएगा, उसमें सभी में यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं आपके जो जैव विविधता। तो जो जैव विविधता है, आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक जैव और दूसरा विविधता। दूसरा क्या, विविधता। ठीक, जैव का अर्थ होता है क्या, जीव। जैव का अर्थ होता है क्या, जीव। और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, भिन्नता, बहुलता, भिन्नता, बहुलता या अधिकता, या अधिकता। भिन्नता, बहुलता या अधिकता। तो हम कह सकते हैं जो जैव विविधता है, आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक जैव, दूसरा विविधता। जैव का अर्थ होता है जीवित, या कह सकते हैं आपके जीव, और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता या बहुलता। तो हम कह सकते हैं, तो आपके जो जीव हैं, ये आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे और जंतु। तो हम बोल सकते क्या, जैव विविधता होता क्या है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित, किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित अधिक से अधिक पेड़ पौधे जंतुओं की भिन्नता या बहुलता या अधिकता को हम लोग बोलते हैं क्या, जैव विविधता बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी को जैव विविधता, या पूरे भारत को जैव विविधता नहीं बोल सकते हैं। भारत का, या कह सकते हैं आपके पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पे जिस स्थान पे ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसे ही क्षेत्र को बोलते हैं क्या, जैव विविधता। तो हम कह सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित, एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीवों की भिन्नता या बहुलता को हम लोग बोलते हैं क्या, जैव विविधता। इतनी बात समझ में आया नहीं, ठीक। अब बात किया जाए जो जैव विविधता है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता शब्द किसने दिया। जो जैव विविधता शब्द है W.G. रोजन ने दिया, और 1885 में W.G. रोजन ने दिया, ठीक है। अगर बात किया जाए जो जैव विविधता जो है, जैव विविधता कॉन्सेप्ट, संकल्पना किसने दिया, संकल्पना, संकल्पना किसने दिया, ये आपके 1886 में, 1886 में, एक मिनट, 1800 में, ये आपका 1900 होगा,
1985 और ये आपके 1986। ठीक, तो 1985 में WG रोजन ने जब इतना शब्द दिया और जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, जब इतना शब्द आपके जो संकल्पना है इसमें किसने दिया, वह दिया आपके कसते आपके वुडसन ने, वाल्सन ने। एक मिनट, विल्सन ने दिया, विल्सन ने दिया। ठीक है, विल्सन ने दिया, और इसीलिए विल्सन को जैव विविधता का पितामह भी कहा जाता है। बायोडायवर्सिटी के पितामह किसे कहा जाते हैं? विल्सन को कह सकते हैं जैव विविधता के पितामह, जैव विविधता के पितामह, जैव विविधता के पितामह किसे कहे जाते हैं? विल्सन को। तो देखिएगा जैव विविधता शब्द किसने दिया? जो जैव विविधता शब्द है ये आपके क्या 1985 में WG रोजन ने दिया। लेकिन जो बात किया जाए संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है उसने दिया, आपके विल्सन ने दिया, और जैव विविधता के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, कौन? विल्सन। इतनी बात समझ में आया नहीं? तो हम कह सकते हैं जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित अधिक से अधिक पेड़ पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं क्या? जैव विविधता। और जो जैव विविधता जो शब्द है WG रोजन ने दिया, जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, आपके विल्सन ने दिया। ठीक है, इतनी बात समझ। अब विल्सन को बोलते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी के पितामह बोलते हैं। ठीक है, अब फिर बात किया जाए जैव विविधता के बारे में, वो बात किया जाए जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता का ह्रास किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा जो जैव विविधता का जो ह्रास है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक विनाश, प्राकृतिक आवास का विनाश, आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास का विनाश सबसे प्रमुख कारण है। तो जैसे देखिएगा कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो वह रह रहा है, अगर उनके घर को ही क्या किया जाए, उनके घर को ही नष्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वह जीव क्या करता है? बाहर टहलता रहेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो जैव विविधता का सबसे प्रमुख कारण अगर पूछा जाएगा तो उसका होगा क्या? प्राकृतिक आवास का विनाश। उसके आवास को नष्ट कर देंगे तो प्राकृतिक कसते उसके आवास को अगर नष्ट कर देंगे तो जैव विविधता का सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ह्रास होने का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक विनाश है। और क्या हो सकते हैं जैव विविधता के प्रमुख कारणों में से? और क्या हो सकते हैं? विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो देखिएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से विदेशी प्रजातियां लाते हैं तो क्या हो जाती हैं? और भी जो जातियां प्रभावित हो जाती है। जैसे देखिएगा आपके बंगाल में ई कॉर्निया जिसे बोलते हैं जलकुंभी बाहर से लाई गई, क्या काम किया? ये आपके तालाबों में फैल गया, जिससे कई सारे जीव जंतु जो जल में रहते थे, तालाब में रहते थे, वो उनकी मृत्यु हो गई। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। तो बाहर से आए वाली प्रजातियां भी क्या करती हैं? जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। और क्या कर सकते हैं? और किसी भी जातियों का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन, अगर किसी भी जाति को अगर संख्या में कम है, अगर उसका अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया जाए, अगर उसका अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वह जाति विलुप्त हो जाएगा, वह जाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगा।
और क्या हो सकता है, बात समझिएगा, जैव विविधता का प्रमुख ह्रास होने का कारण क्या हो सकता है, प्रदूषण। क्या हो सकता है, प्रदूषण। अगर प्रदूषण बढ़ता है तो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपकी जैव विविधता ह्रास होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो जैव विविधता का प्रमुख जो कारण हमने बताया, क्या उनका प्राकृतिक आवास का विनाश कर देंगे। ठीक है, विदेशी जातियों का प्रमुख कारण हो सकता है अत्यधिक दोहन, हो सकता है प्रदूषण, हो सकता है इससे क्या हो जाएगी, जैव विविधता क्या हो जाएगी, नुकसान होगा। ठीक, चलिए तो चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैव विविधता के क्षेत्र की बात किया जाए। जैव विविधता के क्षेत्र की बात किया जाए, इसको समझने के पहले हम लोग क्या होगा, इसको समझने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो देखिएगा, अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटल लाइन या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और बात किया जाए भूमध्य रेखा, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, यह है आपका क्या, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, यह आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा से, अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या करते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और उसी प्रकार भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाते हैं तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका कह सकते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री क्या मिलता है, एक रेखा मिलती है जिसका नाम है क्या, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ठीक। अगर फिर बात किया जाए इसके, फिर बात समझिएगा, अगर बात किया जाए 23.5 के कर्क रेखा और 23.5 के मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कि बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो प्रश्न बनता है, उष्ण जो कटिबंधीय जो क्षेत्र है यह आपकी किस रेखा के बीच है, यह आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। और ऐसे जान लीजिएगा, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की रोशनी होती है वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में पड़ती है, इस कारण भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास जो भी देश, जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है यह आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होती है, गर्मी और टेम्परेचर पड़ता है। अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा से, अगर बात किया जाए 66.5 डिग्री अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, ये देखिएगा 66.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके कह सकते आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक है, अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम है क्या, आर्कटिक रेखा। अगर बात किया जाए नीचे की तरफ, देखिएगा
भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके क्या, अंटार्कटिका, 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 ठीक है, अंटार्कटिका। तो देखिएगा एक चीज बता दे रहे हैं आपको, जो आपके मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के जो बीच के ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, इससे क्या बोलते हैं बताइएगा, इससे क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र। तो देखिएगा शीत जो कटिबंध क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होती है, जो सूर्य की रोशनी कब पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वर्षा भी कम होती है, ठीक है। अगर बात किया जाए 66.5 डिग्री और कह सकते हैं आपके ये ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए, के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीच के क्षेत्र बोलते हैं क्या, ये बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीत कटिबंध। क्या नाम है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और जो शीत कटिबंध है, जो शीत कटिबंध है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाती, इसी कारण क्या होता है, ये हमेशा हमेशा कह सकते हैं आपके क्या, यहाँ पे ठंड बनी रहती है। और इसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश भी बोलते हैं। क्यों, देखिएगा यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या होते हैं, जीवित नहीं रह पाते। तो एग्जाम में पूछता है किससे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, शीत कटिबंध को बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके ध्रुवों के क्षेत्र में पाई जाती है। जो शीत कटिबंध है ये आपके मकर रेखा आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। उसी प्रकार इसका भी होगा, उसी प्रकार ये आपका इसका भी होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, शीत कटिबंध आपके कह सकते हैं, आपके शीत कटिबंध है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा, क्योंकि दो शीत हो गए आपके, ये आपका शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, हम लोग इसके आगे बात करते हैं, इसको नोट करिएगा। तो चलिए आज टाइम भी हो गया है, लाइव सेशन को अब लोग यही एंड करते हैं। तो जितने लोग लाइव हुए हैं वो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद निर्माण एकेडमी की तरफ से। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।